गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल नहीं, पिछले लेक्चर में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ रहे थे। केटीजी ऐसे खत्म है, लेकिन केटीजी में कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म है जिसको हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और उन्हीं टर्म्स को थर्मोडायनेमिक्स में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नया टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप गौर करो कि आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हुआ सेम टेम्परेचर, मतलब ऐसा प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पे होगा। सेम टेम्परेचर का मतलब हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, मतलब कि टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट होगा। अब आइसोथर्मल में टेम्परेचर जब यहां पर कांस्टेंट होगा तो हम आपको बता दें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने जो भी इक्वेशंस पढ़े थे वो आइडियल गैस के लिए मेन रूप से यूज किए गए थे। तो मान लो कि अगर इफ आइडियल गैस का अगर कंडीशन है, तो आइडियल गैस का कंडीशन है तो मान लो कि अगर यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मान लो कि इसका डेल टी इक्वल टू, और मैं 0 मान लिया। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आइडियल गैस में, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियल गैस के लिए हमेशा याद रखिएगा कि उसका इंटरनल एनर्जी भी 0 होता है। इंटरनल एनर्जी भी हमेशा आपका कांस्टेंट होगा, 0 होगा। आपको पढ़ाया गया हुआ है कि आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जो होता है, आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जो होता है वो मेन रूप से काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी मेन रूप से काइनेटिक एनर्जी होगा। और तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये आइडियल इंटरनल एनर्जी जो है वह मेन रूप से कौन एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रूप से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को बॉयल्स लॉ हमने पढ़ाया है, तो आप लोग को बॉयल्स लॉ में पढ़ाया गया हुआ है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आप लोग को बॉयल्स लॉ में पढ़ाया गया है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली रूप से डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर वॉल्यूम पे इनवर्सली रूप से डिपेंड करेगा। तो इसको अगर ग्राफ में हम लोग देखते थे तो आपको पता होगा कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताए थे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था बॉयल्स का, यानी प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली रूप से, इनवर्सली रूप से डिपेंड कर रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां पे आप गौर कर लो कि यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम चाहे तो इस ग्राफ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, मतलब आइसोथर्मल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चाहे तो हम ऐसे बता सकते हैं। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से देख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब सेम टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। आइडियल गैस में हमेशा याद रखिएगा टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट होगा यानी इंटरनल एनर्जी 0 होगा, यानी कि, और आपको पता है कि आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी ओनली काइनेटिक होता है, वहां पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। तो काइनेटिक टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करेगा। बॉयल्स लॉ में भी हम पढ़े हैं कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर इनवर्सली रूप से वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। यह आइसोथर्मल का कंडीशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद, अगला हम स्टार्ट करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो गौर से देख लो भाई, आइसो का मतलब होता है सेम, बारिक जो होता है वो प्रेशर का यूनिट है। तो मतलब कि सेम प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि वैसा प्रोसेस जो सेम प्रेशर पे होगा। सेम प्रेशर का मतलब कि इस प्रोसेस में प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोबोरिक में जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो यहां पर हम इसका आइसोबारिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करें
तो हम सिंपली बता सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम है और ये स्थिति, यानी यहां पर प्रेशर जो हुआ वह कांस्टेंट हुआ। आइसोबारिक प्रोसेस में ये प्रेशर हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले बताते देख लो कि आइसोबारिक जो होता है, जो तुरंत बताया है, वो क्लोज्ड वेसल के अंदर होता है और आइसोकोरिक जो होगा वो ओपन वेसल में होगा। ये भी चाहो तो ध्यान में रख लेना कि ये हमेशा ओपन वेसल में होगा, खुले वेसल में होगा, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर आएगा। ठीक, तो आइसोकोरिक का बात करेंगे तो याद रखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम सेम रहता है। तो जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो यहां पर डेल भी इक्वल टू चाहे तो हम 0 यूज कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम आराम से ऐसे कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये सिंपल सा टॉपिक है आइसोकोरिक, ये भी लिख लीजिए। अब आइसोकोरिक के बाद स्क्रीन को पॉज करके जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए। अब आइसोकोरिक के बाद आता है एडियाबाटिक प्रोसेस। एडियाबाटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस हेडिंग बना लीजिए। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें ध्यान में रखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। दैट मीन्स कि हीट यहां पे डेल क्यू जो होगा वह 0 होगा। मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर में कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। अब आपको तुरंत बता दें कि तुरंत हम आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग जो है आपको हम बेसिक बात बताना स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को आइसोथर्मल के बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम बात करें तो मान लो कि अगर ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो आइसोथर्मल के बारे में जब हमने बात किया तो मान लो कि अगर ये आइसोथर्मल है, अब मान लो कि आइसोथर्मल है और हम दो ऐसा ही बना दिए, तो देख लो मान लो कि इसको लिख देना आइसोथर्मल और इसको बता देना एडियाबैटिक। कोई पूछे क्यों तो जवाब देना, कोई पूछे तो जवाब देना कि एडियाबैटिक में स्लोप जो होता है वह ज्यादा खड़ा होता है। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा खड़ा टाइप का होगा वो हो गया आपका एडियाबैटिक, और जिसका स्लोप कम, मतलब जैसे कंपैरिजन करना दो ग्राफ में, और जिसका स्लोप ज्यादा खड़ा दिखाई दे वो एडियाबैटिक है, कम हो वो आइसोथर्मल है। मतलब आइसोथर्मल की तुलना में ये काफी तेजी से होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल पहचानिए, तो जिसका स्लोप देखना, स्लोप ज्यादा खड़ा दिखाई दे वो एडियाबैटिक होगा और कम वाला होगा उसको आप लोग आइसोथर्मल बोल दीजिएगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में। तो आपको हमने सबसे पहले आइसोथर्मल बताया, फिर आइसोबारिक बताया, फिर आइसोकोरिक बताया, फिर एडियाबैटिक बताया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप इतना को नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की। तो साइक्लिक प्रोसेस की जब बात करेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस की जब हम बात करेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो सिंपली याद रखनी है कि वेरिएबल्स चेंज होते हैं साइक्लिक का। साइक्लिक प्रोसेस में वेरिएबल्स जो होंगे चेंज हो जाएंगे। इसको दूसरे शब्द में ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। मतलब आप जैसे समझ लो हम ग्राफ वाले लेते हैं, मान लो कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। अगर मान लो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं, मान लो ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे, ठीक। तो यहां पर आप ध्यान रखो कि इनिशियल, सबसे सिंपल स्टेटमेंट बता रहे हैं कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। मतलब याद ऐसे भी आप रख सकते हो कि साइक्लिक में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। और वही नॉन साइकिल होगा, नॉन साइक्लिक होगा तो दीज स्टेट्स आर डिफरेंट। वही अगर नॉन साइक्लिक हो अगर तो नॉन साइक्लिक में हम फिर से बोल दे रहे हैं कि साइक्लिक में क्या होगा कि वेरिएबल्स चेंज होंगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगा, और नॉन साइकिल में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये तो बेसिक सा बात था। मतलब एक साइकिल को पूरा कंप्लीट कर लिया वो साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक। अब ये सब पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ये सब बेसिक्स बात था कि कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस वगैरह अगर आते हैं केटीजी में तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, बस इसके लिए। इस जगह आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस समाप्त हो गया। अब हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें सारे बात पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। या कुछ बात और आपको हम यहाँ बता देते हैं, यही बता देते हैं, रुक जाइए। कुछ बात यहाँ ये बता देते हैं, जैसे मान लो कि साइक्लिक है, डेल पी इक्वल टू अगर जीरो, मान लो प्रेशर अगर जीरो है तो वहां आपको पढ़ाया गया है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस का होता है केवल काइनेटिक एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। तो आप सिंपली याद रख लेना कि साइक्लिक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा कि साइक्लिक में हीट कभी एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब साइक्लिक में याद रखिएगा कि डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और ये सब बात ऐसे डिटेल में समझ में आएगा थर्मोडायनेमिक्स में ही, डेल डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब साइक्लिक में कभी हीट भी एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब ये हीट कभी जीरो नहीं होगा और वर्क डन भी कभी जीरो नहीं होगा। ये सब बात ऐसे हम बताए हैं, लेकिन मेन समझो कि खत्म हो चुका है यहीं पे। ये सब में बात पे डिटेल में चर्चा अब स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले लेक्चर में, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करिए। अब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे।